हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू परचम। आज हम डिस्कस करेंगे 3 जनवरी के करंट अफेयर्स। तो काफ़ी सारे करंट अफेयर्स हैं। आज हमें कुछ नए इंटरेस्टिंग जो टर्म्स है ना वो भी सीखने को मिलेंगे। मतलब काफ़ी एक्साइटिंग आपका आज का सेशन होने वाला है। आज हम जानेंगे योयो टेस्ट क्या होता है। योयो हनी सिंह नहीं है, ये योयो टेस्ट है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। फिर डेक्सा टेस्ट क्या होता है हम वो देखेंगे। फिर समुद्र में आने वाली ये रिप करेंट क्या होती है, इस पे हम चर्चा करेंगे, है ना। और कई सारे ऐसे मिशन प्रोजेक्ट हैं जिनके ऊपर आज हमें चर्चा करनी है। तो काफ़ी कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। आइए हम सेशन की शुरुआत करते हैं। कॉपी पेन लेकर बैठे तो बहुत अच्छी बात है, नोट्स खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। नहीं तो आप परचम का टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम में आपको करेंट अफेयर्स का पीडीएफ मिल जाएगा और एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। आप वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे और अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। क्लियर है। और सेशन पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करेंगे। और पहली बार अगर हमारे चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है। अच्छा, सेशन स्टार्ट करने से पहले 2 छोटी बातें मैं आपको बताना चाहती हूँ। पहली बात तो ये है कि महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, जिसके कारण बहुत सारे ट्रक्स को भी रोका गया था जो कि महाराष्ट्र से कर्नाटका जा रहे थे। बेलगावी जो है एरिया कर्नाटका का, वहाँ पर क्या विवाद है उस पे मैंने करंट अफेयर्स में थोड़ी सी ही बातें करी थी। अगर किसी को वो डिटेल सेशन देखना है तो परचम वॉल्यूम 2 पर जो बर्निंग इशू की प्लेलिस्ट है वहां पर आप उसे देख सकते हैं। इसके अलावा अभी पीयूष गोयल जी के द्वारा जो आपका लोकसभा का विंटर सेशन चल रहा था उसमें जन विश्वास बिल पास किया गया है। अभी जन विश्वास बिल क्या है, क्या खास बातें हैं इस बिल की, किस तरीके से ये जन विश्वास बिल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जो है या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग जो है हमारे देश की, उसको इंप्रूव करेगा। तो उस पर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप उसे देख लेंगे, क्योंकि वो सारी बातें मैं यहाँ पे सीए पे कवर नहीं करने वाली हूँ। उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए तैयार कर दी है। डन है। चलो सबसे पहले बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी जो कि न्यूज में है। और सबसे पहले है एन चंद्रशेखरन। एन चंद्रशेखरन अपॉइंटेड एज अ हेड ऑफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट एडवाइजरी काउंसिल। तो एन चंद्रशेखर को महाराष्ट्र सरकार का सलाहकार परिषद के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। अब देखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र इनके द्वारा एक इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल बनाई गई थी। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का गठन किया गया था क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एक टारगेट है, और टारगेट ये है कि महाराष्ट्र की जो इकोनॉमी है वो $1 ट्रिलियन की करनी है। तो अगर आपको इकोनॉमी इंक्रीज करनी है अपने स्टेट की, तो इसलिए इन्होंने एक इकोनॉमी एडवाइजरी काउंसिल बनाया। जो काउंसिल एडवाइजरी काउंसिल है, मतलब सलाह देने का काम करेगा कि बैंकिंग सेक्टर में, इंजीनियरिंग, एजुकेशन, एग्रीकल्चर और अदर फील्ड में आपको कैसे काम करना है जिससे आपकी इकोनॉमी इंप्रूव हो सके। राइट। तो इसलिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने टाटा सन के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र का हेड अपॉइंट किया है। समझ में आया एन चंद्रशेखर कौन बन गए हैं? एन चंद्रशेखर जी जो कि टाटा सन के चेयरमैन हैं, इन्हें महाराष्ट्र गवर्नमेंट का इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का हेड बनाया गया है, क्योंकि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, उनका भी टारगेट है कि इंडिया की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की हमें करनी है, $5 ट्रिलियन की करनी है 2025 तक। ठीक है। चलिए, अगले पर्सन जो न्यूज में है उनका नाम है लूला दा सिल्वा। ये 39 नंबर के प्रेसिडेंट बन गए हैं ब्राजील के, और ये तीसरी बार ब्राजील के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। ठीक है, 3rd टाइम ब्राजील के राष्ट्रपति बने हैं और ओवरऑल 39 नंबर के प्रेसिडेंट बन गए हैं ब्राजील के, जिनका नाम है लुइज इनसियो लूला दा सिल्वा। तो लूला दा सिल्वा, इतना नाम भी याद रखेंगे तो आपका काम बन जाएगा। 39 नंबर के प्रेसिडेंट बन गए हैं, वर्कर्स पार्टी से बिलोंग करते हैं और इन्होंने जायर बोल्सनारो को रिप्लेस किया है। इसके पहले 2003 से 2006 तक और फिर 2007 से 2011 तक ये ऑलरेडी एज अ प्रेसिडेंट ब्राजील में सर्व कर चुके हैं। ये इनका 3rd नंबर का टर्म है। साथ ही साथ ही इज द फर्स्ट ब्राजीलियन प्रेसिडेंट टू हैव बीन इलेक्टेड टू द 3rd टर्म इन द ऑफिस। तो एकमात्र ऐसे ब्राजील के राष्ट्रपति बन गए हैं ये जो तीसरी टर्म के लिए चुने गए हैं। अब ब्राजील की लोकेशन आपको तो पता होगी, साउथ अमेरिका जाना पड़ेगा इसके लिए। ये देखिए मैप में, ऊपर नॉर्थ अमेरिका, नीचे साउथ अमेरिका है। ठीक है, साउथ अमेरिका में आप देखेंगे ये इतना बड़ा हिस्सा जो है ये पूरा का पूरा ब्राजील है। ये पूरा का पूरा हिस्सा क्या है आपका? ब्राजील का हिस्सा है। यहाँ पर ये इक्वाडोर को और चाइल को छोड़ दो तो बाकी सारी जो देश है ना नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका के, उन सारे देशों के साथ ब्राजील जो है वो बाउंड्री शेयर करता है। ब्राजील इज द 5th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड
एरिया वाइज रशिया, कनाडा, चाइना और यूएसए के बाद। ठीक है, ये ऑलमोस्ट आधा एरिया साउथ अमेरिका का कवर करता है। और जो अमेजन रिवर बेसिन है ना, उसका 60% हिस्सा आपको ब्राज़ील में देखने को मिलेगा। ब्रासिलिया यहाँ की कैपिटल है और ब्राज़ीलियन रियल यहाँ पे करेंसी आपको देखने को मिलेगी। अगर हम पूरे साउथ अमेरिका के बारे में बात करते हैं तो कंपास, पंपास, सेल्वास, ये सभी जो ग्रासलैंड है या घास के मैदान है वो साउथ अमेरिका के रीजन में ही आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे CRPF DG सुजोय लाल थॉसेन टेक्स एडिशनल चार्जेस एज द BSF चीफ। देखिए मध्य प्रदेश के जो भी स्टूडेंट हैं, आपको पता है कि मध्य प्रदेश में बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं, जैसे कि एक्साइज डिपार्टमेंट है, आपका फॉरेस्ट गार्ड का पेपर है, जेल प्रहरी का पेपर है, MPPSC का नोटिफिकेशन आ चुका है, आपका जो संविदा शिक्षक की भर्ती होती है वर्ग 1 उसका भी नोटिफिकेशन आ चुका है ना, पटवारी का नोटिफिकेशन आ चुका है, उसके फॉर्म फिल होने वाले। तो बहुत सारे एग्जाम जो है वो मध्य प्रदेश में लाइन अप है, ये बात आपको पता है। तो मध्य प्रदेश के स्टूडेंट के लिए ये न्यूज़ बड़ी खास है, क्योंकि ये जो व्यक्ति है ना सुजोय लाल थॉसेन, ये मध्य प्रदेश कैडर के ही आपके IPS ऑफिसर है, इसलिए मध्य प्रदेश वालों के लिए ये घटना और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, अगर कोई व्यक्ति आपके स्टेट का कोई बहुत ऊंचाई पे पहुंचा है, बहुत ऊंचाई मतलब ऐसा नहीं कि बुर्ज खलीफा पे चढ़ गया हो, ऊंचाई पे मतलब बहुत ऊंची पोजीशन पे अगर वो पहुंचे हैं, तो उन व्यक्ति के बारे में आप जानकारी ज़रूर इकट्ठा कर लीजिएगा, क्योंकि आपका जो स्टेट गवर्नमेंट है उन पर्सनालिटी के बारे में डेफिनेटली आपसे एग्जाम में प्रश्न करने वाला है। ठीक है, तो CRPF DG सुजोय लाल थॉसेन को एडिशनल चार्जेस दिए गए हैं एज अ BSF चीफ। BSF मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है, और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का एडिशनल चार्जेस जो है वो CRPF के डायरेक्टर जनरल सुजोय लाल थॉसेन को दिया गया है, क्योंककि पंकज कुमार सिंह जो कि BSF के DG थे, उनका टेन्योर 31 दिसंबर 2022 में खत्म हो चुका है। BSF जब इंडिया पाकिस्तान की वॉर होती है 1965 में, उसके बाद बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का फॉर्मेशन किया जाता है। वन ऑफ द 7 सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में BSF का नंबर है। इसके अलावा हमारे देश में जो दूसरी आर्म पुलिस फोर्सेज हैं वो आपकी ITBP है, असम राइफल है, CRPF, NSG, SSB, CISF, ऐसी कई सारी फोर्सेज हमारे देश में काम करती हैं। चलिए अगले जो पर्सन न्यूज में है उनका नाम है पंकज मोहन सिन्हा या पंकज M सिन्हा। ठीक है, एयर मार्शल पंकज M सिन्हा, न्यू चीफ ऑफ IF वेस्टर्न कमांड। अब जो इंडियन एयरफोर्स है ना, उसके अलग अलग सेंटर्स होते हैं, अलग अलग कमांड होती हैं। तो जो वेस्टर्न कमांड है उसके चीफ के रूप में एयर मार्शल पंकज M सिन्हा को चुना गया है। एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा एज्यूम कमांड ऑफ द IF वेस्टर्न कमांड। ठीक है, तो इन्हें वेस्टर्न कमांड का जो है वो चार्ज दिया गया है। इन्होंने एयर चीफ मार्शल एस प्रभाकरन को रिप्लेस किया है, क्योंकि इनका टेन्योर भी 31 दिसंबर को खत्म हो गया था। अगर इंडियन एयरफोर्स के बारे में बात करते हैं और उसके अलग अलग कमांड स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करें, तो इंडियन एयरफोर्स का फॉर्मेशन 8 अक्टूबर को किया गया था 1932 में, और डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर हमारी इंडियन एयरफोर्स काम करती है, जिसका सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। इसलिए हर साल 8 अक्टूबर को हम एयरफोर्स डे भी सेलिब्रेट करते हैं। अब हमारे चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है? तो VR चौधरी जो है वो हमारे चीफ ऑफ एयर स्टाफ है। ठीक है, अगर हम अपने कमांड्स के बारे में बात करें तो वेस्टर्न एयर कमांड, जिसके चीफ कौन बन गए हैं? पंकज M सिन्हा बन गए, जिनके ऊपर आज हमने चर्चा की है। इसका हेड ऑफिस आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा। साउथ वेस्टर्न एयर कमांड गांधीनगर में इसका हेड ऑफिस है। सेंट्रल एयर कमांड प्रयागराज, ईस्टर्न एयर कमांड शिलोंग, सदर्न एयर कमांड तिरुवनंतपुरम, ट्रेनिंग कमांड बेंगलुरु एंड मेंटेनेंस कमांड नागपुर है। जैसे हमारे देश में अलग अलग रेलवे जोन और उसके हेड ऑफिस होते हैं और वहां से मैच द कॉलम एग्जाम में बनता है, वैसे यहाँ से भी प्रोबेबिलिटी बनती है कि आपको यहाँ भी मैच द कॉलम दे दिया जाए। तो आपको अलग अलग जो कमांड्स हैं इंडियन एयरफोर्स की और उनके हेडक्वार्टर आपको मैच करना आना चाहिए। ठीक है, तो हो सके तो आप मैप तैयार कर लो और मैप के जरिए भी इसको आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं प्रिट्जगर प्राइज के बारे में। न्यूज़ को हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, पहले हम बात करते हैं प्रिट्जगर प्राइज। तो जो आर्किटेक्ट होते हैं ना, आर्किटेक्ट को दिया जाने वाला जो अवार्ड, सबसे बड़ा अवार्ड होता है वो प्रिट्जगर प्राइज होता है। प्रिट्जगर प्राइज की शुरुआत 1979 में की गई थी और पहला प्राइज भी 1979 में दिया गया था। ठीक है, 2022 मतलब 2022 का जो प्रिट्जगर प्राइज है वो फ्रांसिस कैरे को दिया गया है, और फ्रांसिस कैरे जो है वो फर्स्ट अफ्रीकन पर्सन थे जिन्हें प्रिट्जगर प्राइज 2022 दिया गया था। इतनी कहानी क्लियर है। अब देखिएगा
2019 में एक पर्सन थे जिन्हें प्रिट्जकर प्राइज मिला था और जिनका नाम था क्या, अराता ईसोजेक, जिनका निधन हो गया है। ठीक है, तो इन्हीं के ऊपर आज हमें चर्चा करनी है। प्रिट्जर विनिंग आर्किटेक्ट जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है अराता ईसोजेक, पास्ड अवे एट द एज ऑफ 91। इनका निधन हो गया और इन्हें 2019 में प्रिट्जकर प्राइज दिया गया था। 2019 में इन्हें प्रिट्जकर प्राइज दिया गया था। और कहाँ के वास्तुकार थे, कहाँ के आर्किटेक्ट थे, तो जापानीज आर्किटेक्ट थे। कहाँ से बिलोंग करते थे, जापान से बिलोंग करते थे, जापानीज आर्किटेक्ट थे। और इनके जो गुरु थे ना, जहाँ से इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की, जहाँ से इन्होंने अप्रेंटिसेस ली, वो कौन थे, वो भी जापानीज लीजेंड केंजो तेंगजेम थे, जिन्हें प्रिट्जकर प्राइज 1987 में दिया गया था। और उनसे ही इन्होंने शिक्षा ली, मतलब अप्रेंटिस की उनके अंडर, और फिर प्रिट्जकर प्राइज इन्होंने 2019 में जीता था। इनका निधन हो गया है, आपको याद रखना है। प्रिट्जकर प्राइज आर्किटेक्ट के फील्ड में दिया जाता है। चलिए, अगली पर्सन जो न्यूज में है उनका नाम है मंजुला सुब्रमण्यम, जिनका निधन हो गया है। गुजरात की पहली महिला मुख्य सचिव, गुजरात फर्स्ट वीमेन चीफ सेक्रेटरी मंजुला सुब्रमण्यम पास्ड अवे। तो इनका निधन 74 साल की उम्र में वडोदरा गुजरात में हो गया है। ये गुजरात की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में चुनी गई थी 2007 में। ठीक है, उस समय गुजरात के जो मुख्यमंत्री थे वो नरेंद्र मोदी जी थे, जो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। तो गुजरात में ये पहली महिला बनी थी जिन्हें चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया था। उसके बाद जब चीफ सेक्रेटरी की पोजीशन से रिटायरमेंट हो गया था मंजुला जी का, उसके बाद ये गुजरात की चीफ विजिलेंस कमिश्नर के रूप में भी कार्यभार संभाला है। शी वॉज ऑल्सो द पार्ट ऑफ साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। और इनका निधन हो गया है, तो आपको याद रखना है इनका नाम। ठीक है, और गुजरात में तो रिसेंट इलेक्शंस भी हुए थे, तो थोड़ी सी जानकारी आपको उन इलेक्शंस की भी होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, आज 3 जनवरी है और आज के दिन 108 नंबर की इंडियन साइंस कांग्रेस की मीटिंग हो रही है, जिसको एड्रेस कौन कर रहा है, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कर रहे हैं। पीएम मोदी टू एड्रेस 108 इंडियन साइंस कांग्रेस ऑन जनवरी 3, 2023। अभी जो इंडियन साइंस कांग्रेस है ना, इसकी शुरुआत 1914 में हुई थी, 1914 में हुई थी। और तब से हर साल इसका सेशन होता है। पहला सेशन 1914 में हुआ था। इस साल 108 नंबर का सेशन हो रहा है 2023 में, जिसके लिए यहाँ पे थीम डिसाइड की गई है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ वीमेन एम्पावरमेंट। बड़ी आसान सी थीम है, क्योंकि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को भी अचीव करना है और वीमेन एम्पावरमेंट पे भी पूरे 2022 में और 2023 में ध्यान दिया गया, फोकस एरिया था। तो वही यहाँ पर थीम भी है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वीमेन एम्पावरमेंट। तो 108 नंबर की इंडियन साइंस कांग्रेस है, जिसकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एड्रेस करेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी। और इसे होस्ट कहाँ पे किया जा रहा है, तो इसको होस्ट किया जा रहा है नागपुर यूनिवर्सिटी में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, इंडिया फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो टू बिकम ऑपरेशन बाय दिसंबर 2023। हमारे देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो जो है वो दिसंबर 2023 तक ऑपरेशनल हो जाएगी, ऐसा कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने हमें अपडेट किया है। अकॉर्डिंग टू कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, इंडिया फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो सर्विस, जिसको ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर भी कहा जाता है, ये कंप्लीट हो जाएगी दिसंबर 2023 तक और 2023 से ये ऑपरेशन में आ जाएगी। ये जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, जिसको कोलकाता मेट्रो के द्वारा तैयार किया जा रहा है, ये 15 किलोमीटर का पूरा कॉरिडोर है। ठीक है, फ्रॉम सॉल्ट लेक स्टेडियम टू हावड़ा या हावर। ठीक है, तो सॉल्ट लेक स्टेडियम से हावड़ा तक का डिस्टेंस से कवर करता है। पहले बोला गया था कि जो ये टनल बनाई जाएगी ना, अंडर वाटर अब मेट्रो है तो नीचे एक टनल बनाई जाएगी। तो पहले कहा गया था कि 120 करोड़ रुपए लगेंगे पर किलोमीटर टनल को डिजाइन करने के लिए, और अब बताया जा रहा है कि 157 करोड़ रुपीज यहाँ पे लगेंगे हर 1 किलोमीटर की टनल को डिजाइन करने के लिए। आपको जानकारी तो होगी ही कि कोलकाता मेट्रो हमारे देश की पहली मेट्रो है। फर्स्ट मेट्रो इन इंडिया कोलकाता मेट्रो है, जो कि 1984 में शुरू की गई थी। 1984 में शुरू की गई थी, कहाँ से कहाँ तक, दमदम से टॉलीगंज के बीच में। और यूएसएसआर, क्योंकि यूएसएसआर 1992 में टूटा था, उसके पहले मतलब रशिया बना है 1992 के बाद, उसके पहले तो ये यूएसएसआर था, सोवियत यूनियन था। तो सोवियत यूनियन की मदद से कोलकाता मेट्रो को तैयार किया गया था, जो कि भारत की पहली मेट्रो है, 1984 में बनाई गई थी। अगर हम भारत की सबसे बड़ी मेट्रो के बारे में बात करते हैं, लार्जेस्ट मेट्रो रेल, वह हमारे भारत में जो ऑपरेशन में है वो दिल्ली मेट्रो है, 390 किलोमीटर की है, जिसको 2002 में ऑपरेशन में लाया गया था। और सबसे छोटी जो मेट्रो है वो अहमदाबाद मेट्रो है, जो कि 6 किलोमीटर की है।
द मेट्रो रेल सिस्टम इन ऑपरेशन इन इंडिया, कौन कौन सी सिटी में मेट्रो काम कर रही है? तो कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, गुरुग्राम, हैदराबाद, अहमदाबाद, जयपुर, कानपुर, ये सारे सिटीज हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? इन विच स्टेट ऑफ इंडिया डिड द फर्स्ट IVF यूनिट फॉर एनिमल स्टार्ट? अभी तक आप लोगों ने सुना होगा कि टेस्ट ट्यूब बेबी कॉन्सेप्ट होता है, या फिर आप कह सकते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ह्यूमन में कराया जाता था, लेकिन अब एनिमल के लिए भी ये फैसिलिटी शुरू कर दी गई है। सो भारत के किस राज्य में पशुओं के लिए पहली IVF इकाई शुरू की गई है? तो आंसर हो जाएगा गुजरात, गुजरात के अमरेली में, ठीक है। तो इंडिया गॉट इट फर्स्ट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। आप अगर लास्ट ईयर का पेपर देखेंगे तो IVF का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा गया है। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट फॉर एनिमल इन गुजरात, अमरेली, ठीक है। और इस लैब को किसने इनॉग्रेट किया है? यूनियन मिनिस्टर पुरुषोत्तम रूपाला जी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, इनॉग्रेट किया गया है। और ये जो वैन है, मोबाइल वैन है, ये जॉइंट वेंचर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अमर डेयरी का, ठीक है। दिस इज इंडिया फर्स्ट IVF मोबाइल यूनिट। विद द हेल्प ऑफ दिस यूनिट द वर्क ऑफ प्रोवाइडिंग IVF टेक्नोलॉजी टू द कैटल रियरर्स ऑफ अमरेली हैज स्टार्टेड। तो जो भी कैटल्स हैं अमरेली गुजरात के, उनको IVF फैसिलिटी इस मोबाइल वैन के जरिए प्रोवाइड की जाएगी। चलिए अगली बात करते हैं प्रज्वला चैलेंज के बारे में। तो यहाँ पर देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रज्वला चैलेंज की शुरुआत की गई है। क्यों की गई है? यहाँ पे रूरल इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, ठीक है ना। तो आपसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि प्रज्वला चैलेंज किसने शुरू किया है? तो आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, भारतीय आप कह सकते हैं विकास मंत्रालय के द्वारा, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि प्रज्वला योजना या प्रज्वला जो चैलेंज शुरू किया गया है उसका क्या मकसद है? तो आंसर हो जाएगा रूरल या ग्रामीण जो इंडियन इकोनॉमी है उसको बूस्ट करना, ठीक है। इतनी चीजें, चलो। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट लॉन्चेस प्रज्वला चैलेंज। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा अंडर द दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन के अंतर्गत प्रज्वला चैलेंज को लॉन्च किया गया। तो प्रज्वला चैलेंज किस स्कीम के अंतर्गत लॉन्च किया गया है? तो दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, ठीक है। तो आपसे 3 क्वेश्चन यहाँ पे बन गए कि प्रज्वला चैलेंज किसने लॉन्च किया? तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने किया है। किस स्कीम के अंतर्गत किया है? तो दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन के अंतर्गत किया है। इसका क्या उद्देश्य है? कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है उसको बूस्ट करना है। अगला क्वेश्चन जो बनेगा वो है दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन की शुरुआत कब से की गई थी? तो इसकी शुरुआत जून 2011 में की गई थी, ठीक है, जून 2011 में की गई थी। अब इसके अंतर्गत क्या है? अलग अलग कैटेगरीज हैं, जैसे कि फोकस ऑन वीमेन एम्पावरमेंट, वीमेन कम्युनिटीज, इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को कैसे अचीव कर सकते हैं, किस तरीके से कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन आप तैयार कर सकते हैं। तो अलग अलग फील्ड जो हैं उनमें आपके आइडियाज मांगे जाएंगे और जिनके आइडियाज बेस्ट होंगे उनको यहाँ पे प्राइज मनी दी जाएगी 2 लाख रुपए की। चलिए नेक्स्ट है इसरो आंध्र यूनिवर्सिटी सेटअप इक्विपमेंट टू प्रेडिक्ट रिप करेंट एट सी। तो यहाँ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सेंटर फॉर अर्थ साइंस एंड आंध्र यूनिवर्सिटी, इन लोगों ने रिप करंट को प्रेडिक्ट करने के लिए इक्विपमेंट लगाए हैं विशाखापट्टनम के बीच में, ठीक है, जिससे जो रिप करंट का प्रेडिक्शन, मतलब रिप करंट अगर जनरेट हो रही तो उसके बारे में वहाँ की जो लोकल मरीन पुलिस है और जो कोस्टल गार्ड्स होते हैं उनको जानकारी यहाँ पे प्रोवाइड की जा सके। सो इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सेंटर फॉर अर्थ साइंस एंड द आंध्र यूनिवर्सिटी हैव रिसर्च एंड कंक्लूडेड दैट कांस्टेंट रिप करंट जोन एट ऋषिकोंडा बीच एंड RK बीच, ये दोनों बीच विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है और इनमें लगातार जो है वो रिप करंट जनरेट होती रहती है जो कि बहुत डेंजरस है। यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का जो डेटा है वो बताता है कि लगभग 200 लोगों की जान 2012 से 2022 के बीच में विशाखापट्टनम के इन बीचेस पे गई और जिसका रीजन रिप करंट था, ठीक है, जिसका रीजन क्या था? रिप करंट था। मेजॉरिटी ऑफ डेथ हैज बीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रिप करंट। इसलिए इन इक्विपमेंट को इन बीचेस पे इंस्टॉल किया गया है जिससे हमको प्रिडिक्शन मिल सके अबाउट द रिप करंट और वहाँ के जो लोकल मरीन एंड लोकल पुलिस है उनको अलर्ट जारी किया जा सके और बीच को या लोगों को बीच से दूर किया जा सके, बीच को खाली किया जा सके जिससे जानों को बचाया जा सके। रिप करंट आर कॉमन एट ऑल बीचेस अक्रॉस द ग्लोब। तो रिप करंट बहुत कॉमन है, हर एक बीच में जनरेट होती है। अभी रिप करंट क्या होती है? तो रिप करंट एक पावरफुल नैरो चैनल होता है जो कि फास्ट मूविंग वाटर होती है
फास्ट मूविंग वाटर होती है जो कि समुद्र तट से दूर की तरफ मतलब समुद्र के अंदर की तरफ जाती है, ठीक है। रिप करंट आर पावरफुल नैरो चैनल ऑफ फास्ट मूविंग वाटर विच मूव्स फ्रॉम शोर टूवर्ड्स द सी, ठीक है ना। आप लोगों ने बीच में देखे होंगे लहरें आती हैं और उसके बाद फिर बहुत तेजी से वापस भी जाती हैं, तो वही बोला है कि रिप करंट फास्ट मूविंग नैरो चैनल है वाटर का जो कि शोर से सी की तरफ जाता है। द रिप करंट आर सो पावरफुल दैट दे पुल पीपल अवे फ्रॉम द सोल लाइन, ये इतनी पावरफुल करंट होती है वाटर की कि लोगों को जो तट होते हैं वहां से दूर ले जाके समुद्र में ले जाता है, जिससे लोगों की जान चली जाती है अगर उन्हें स्विम करना नहीं आता, ठीक। नेक्स्ट है इलेक्शन कमिश्नर लॉन्चेस मिशन 929 टू टेक वोटर टर्नआउट इन त्रिपुरा टू ओवर 90। तो पहला क्वेश्चन है कि मिशन 929 किसने लॉन्च किया, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा मिशन 929 को लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन बनता है कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा मिशन 929 को किस राज्य में शुरू किया गया है, तो आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्शन कमीशन ने जो मिशन 929 त्रिपुरा में लॉन्च किया है उसका उद्देश्य क्या है, कि अगले जो असेंबली इलेक्शन होंगे त्रिपुरा में तो वहां पर जो मतदाताओं की संख्या या प्रतिशत है उसको 90% से ऊपर ले जाना है, ठीक है। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड मिशन 929 इन त्रिपुरा। इट विल फोकस ऑन 929 पोलिंग बूथ्स अक्रॉस द त्रिपुरा और इनका टारगेट है कि वोटर टर्नआउट जो है वो 92% नेक्स्ट असेंबली इलेक्शन में हो, क्योंकि 2018 में जो इलेक्शन हुए थे असेंबली इलेक्शन त्रिपुरा में उसमें जो टर्नआउट वोटर्स थे वो 89% थे, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे बूढ़े व्यक्ति होते हैं, सीनियर सिटीजनशिप होते हैं या डिसेबल पर्सन होते हैं जो अपने वोट को कास्ट नहीं कर पाते, तो उन लोगों को अवेयरनेस दिलाने के लिए भी कैंपेन रन किया जा रहा है। साथ ही साथ इन लोगों के लिए जो रैंप वगैरह की सुविधा है, व्हीलचेयर की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो ऑलरेडी वर्क कर रहा है मिशन जीरो पोल वायलेंस, ठीक है। मतलब कोई भी जो पोल है और जो भी कायदे कानून है उनका कोई भी हनन ना हो और पीसफुल तरीके से जो है वो इलेक्शंस कंडक्ट हो सके, तो उस पर भी ऑलरेडी काम कर रहे हैं जिससे त्रिपुरा में आने वाले जो असेंबली इलेक्शन है 2023 में वो पीसफुली कंडक्ट हो सके। अब त्रिपुरा असेंबली के बारे में बात करते हैं तो उसकी 60 सीट है और अभी जो त्रिपुरा में असेंबली है वो 12वें नंबर की लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है, जो कि 2018 में बनी थी और इनका टेन्योर 2023 में खत्म हो जाएगा, इसलिए 2023 में जो है वो इलेक्शन भी है त्रिपुरा में असेंबली इलेक्शन। और प्रेजेंट पे जो सीएम है त्रिपुरा के वो मनिक शाह है। नेक्स्ट बात करेंगे डेक्सा न्यू सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर टीम इंडिया। अब यहाँ पे देखिएगा बीसीसीआई के द्वारा हमारी जो भारतीय टीम में सिलेक्शन की पद्धति होती है कि कौन से खिलाड़ी हैं उनको सिलेक्ट किया जाएगा, कौन T20 खेलेगा और आगे के मैचेस को खेलेगा एटसेट्रा, तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया या कुछ सेट यहाँ पे बेंचमार्क बना है बीसीसीआई ने, जिनमें से एक टेस्ट है डेक्सा टेस्ट और एक है योयो टेस्ट। इन दोनों के ऊपर आज हमें चर्चा करनी है। तो डेक्सा बीसीसीआई इंट्रोड्यूस न्यू सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर टीम इंडिया। तो बीसीसीआई के द्वारा एक नया क्राइटेरिया टीम इंडिया के जो खिलाड़ी हैं उनके चयन करने के लिए मानदंड के रूप में पेश किया गया है, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया मतलब बीसीसीआई है, इन्होंने बीसीसीआई के प्रेसिडेंट रोजर बिनी ने और सेक्रेटरी जय शाह ने मुलाकात की थी इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा से, हेड कोच राहुल द्रविड़ से और चीफ सिलेक्टर चेतन शर्मा से। इसके अलावा नेशनल क्रिकेट एकेडमी के डायरेक्टर वीवीएस लक्ष्मण भी शामिल थे और इन लोगों ने सबने डिसाइड किया कि पिछले कुछ समय से लगभग 1 साल से है बहुत सारे हमारे जो खिलाड़ी हैं वो इंजर्ड है, किसी को बैक में इंजरी है या कोई और रीज़न है, तो लंबे समय से वो रेगुलर प्रैक्टिस भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे केस में आने वाले टूर्नामेंट्स के लिए हमें प्रॉपर तरीके से अपनी टीम को सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे 2 क्राइटेरिया डिसाइड किए गए हैं, एक है योयो टेस्ट और दूसरी बात है डेक्सा टेस्ट। योयो टेस्ट जो है हर एक खिलाड़ी के लिए मैंडेट होगा अगर वो नेशनल टीम में सिलेक्शन चाहता है, उसी प्रकार डेक्सा टेस्ट भी होगा। सबसे पहले बात करते हैं कि योयो टेस्ट क्या है। योयो टेस्ट में क्या होगा, योर टेस्ट इज द एरोबिक इंड्योरेंस फिटनेस टेस्ट। इसमें हर एक 20 मीटर पे एक मार्क होगा, ठीक है ना। आपको रनिंग करनी है, आपको क्या करना है, दौड़ना है, लेकिन हर एक 20 मीटर पे एक मार्क होगा जहां से आपको अपनी स्पीड को इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके का ये टेस्ट होता है। जब विराट कोहली कप्तान थे हमारी टीम के उस समय इस टेस्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था और उस समय क्वालिफाई करने के लिए 16.1 का क्राइटेरिया था, लेकिन अभी ये क्राइटेरिया 16.5 का हो गया है। तो योयो टेस्ट is a aerobic endurance fitness test that involve running between mark placed 20 meter apart and increasing speed. डेक्सा टेस्ट क्या होता है, डेक्सा मतलब बोन डेंसिटी टेस्ट है। एक्सरे तकनीक की मदद से यहाँ पर जो बोन स्ट्रेंथ है, बोन डेंसिटी है खिलाड़ियों की वो चेक करी जाएगी।
है ना, देखा जाएगा कहीं भी हड्डी ब्रेक होने का या बोन ब्रेक होने का रिस्क तो नहीं है, फ्रैक्चर होने का तो रिस्क नहीं है, बोन डेंसिटी कैसी है वो एक्सरे टेक्नोलॉजी के ज़रिए चेक किया जाएगा। इसके अलावा बॉडी कंपोजिशन और जो बॉडी का फैट है, मसल मास है, उसको भी टेस्ट इस डेक्सा टेस्ट से किया जाएगा। तो ये 2 क्राइटेरिया बीसीसीआई ने डिसाइड किए हैं भारत के जो खिलाड़ी हैं उनका टीम में चयन करने के लिए। चलिए अब रिवीजन क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज वर्चुअली फ्लैग ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस फ्रॉम हावड़ा रेलवे स्टेशन कनेक्टिंग हावड़ा टू विच स्टेशन। तो हावड़ा से किस स्टेशन को कनेक्ट करेगा जो 7वें नंबर का वंदे भारत एक्सप्रेस है? तो आंसर हो जाएगा न्यू जलपाईगुड़ी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। According to the Kolkata Metro Rail Corporation, India first underwater metro services, the East-West Metro Corridor project is expected to the completed by which year या which date? तो आंसर हो जाएगा दिसंबर 2023 is the right answer। ठीक है। Who has been appointed as the chairman कम managing director of public sector enterprises MOIL Limited? तो आंसर हो गया यहाँ पर अजीत कुमार सक्सेना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ के रूप में किसे चुना गया है? तो सुंदर रमन राममूर्ति को। ऑप्शन ए। अजय कुमार सक्सेना हैज बीन अपॉइंटेड मैनेजिंग डायरेक्टर इन द सीईओ ऑफ विच फॉलोइंग बैंक? अजय कुमार श्रीवास्तव किस बैंक के एमडी एंड सीईओ बन गए हैं? तो इंडियन ओवरसीज बैंक के बन गए हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज क्लेम्ड द टाइटल बाय डिफीटिंग उड़ीसा 6-5 इन द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 मेंस अंडर 18 क्वालिफाइड टाइटल इन भुवनेश्वर? देखिएगा, थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देती हूँ। जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स होते हैं, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत 2018 में की गई थी। पहली चीज़, हर साल ये एडिशन होता है। तो 5वें नंबर का जो एडिशन है 2022, 5वें नंबर का एडिशन वो कहाँ होगा? मध्य प्रदेश में होगा। मध्य प्रदेश के 8 अलग अलग सिटीज़ में होगा और भोपाल उसको बेसिकली होस्ट करेगा। ठीक है। तो आप कहेंगे कि जनवरी 2023 में जो है वो खेलो इंडिया यूथ गेम्स मध्य प्रदेश में होंगे, लेकिन 2023 में हो रहे हैं, हम इसको 2022 के गेम्स क्यों कह रहे हैं उसका भी मैं रीज़न आपको बता देती हूँ कि लास्ट नंबर के जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे उसको होस्ट किया था हरियाणा ने। ठीक है, ये होस्ट होने थे 2021 में, लेकिन कोविड चल रहा था, तो कोविड के कारण 2022 जून में इनको कंडक्ट कराया गया था। ठीक है, तो लास्ट एडिशन जो हुआ था, मतलब 4th एडिशन खेलो इंडिया यूथ गेम का, वो हरियाणा में हुआ था और 5वें नंबर का जो एडिशन है वो मध्य प्रदेश में होगा। तो 5वें नंबर का जो एडिशन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, उसके जो मेंस अंडर 18 और वीमेंस अंडर 18 क्वालिफाइंग मैचेस हो रहे हैं हॉकी के लिए, तो वो भुवनेश्वर में हो रहे हैं। और उसमें यहाँ पर आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश की टीम ने उड़ीसा की टीम को हराया है और वो क्वालिफाई कर गई है अपकमिंग जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स होंगे उनके लिए। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। दिस इज क्वेश्चन ऑफ द डे, विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द प्रज्वला चैलेंज? प्रज्वला चैलेंज किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? जो भी आंसर होगा आप हमें कमेंट में बताइएगा। सही आंसर भी मैं आपको वहीं पे प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आपको याद कर पा रहे होंगे किस स्कीम के अंतर्गत या किस प्रोजेक्ट के अंडर इसको लॉन्च किया है, तो आप उस प्रोजेक्ट का नाम भी मेंशन कर सकते हैं। ओके, अब बात आती है हेडलाइंस के बारे में। तो हेडलाइंस आपको मिल जाएंगी। ये जो पीपीटी है ये हम टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे और साथ ही साथ 2 स्लाइड्स हैं मेरे पास पीडीएफ में, मैं उनको ऐड कर दूंगी जहाँ पे हेडलाइंस होगी, जिससे आपको नोट्स बनाने में जो है वो आसानी हो जाएगी। लेकिन नेक्स्ट क्लास से मैं कोशिश करूँगी कि जो ये हेडलाइंस है वो वीडियो में ही शामिल की जाए। ओके, टेक केयर एंड बाय बाय।